Good morning, student. We are going to start new topic in the same chapter. Our topic is corrosion. Corrosion means rusting. Student, corrosion के बारे में हम लोग बहुत बार देखे हैं, समझे हैं, बात किए हैं corrosion के बारे में, लेकिन कभी मैकेनिज्म के बारे में इससे पहले हम लोगों ने बात नहीं किया। अब आप जनरल समझते होंगे कि क्या इसका भी मैकेनिज्म होता होगा? यस, इसका भी मैकेनिज्म होता है। एक्चुअली क्या है कि रिडॉक्स प्रोसेस है ये रिडॉक्स प्रोसेस जो है जिसके कारण से हम यहाँ मैकेनिज्म दिखा पा रहे हैं। तो हमने क्या किया कि मैकेनिज्म के लिए तो एक डायग्राम दिया प्रोसेस का। हम इसके पहले ये बताने वाले हैं कि यह होता क्या है, क्यों होता है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। सो हमने यहाँ पर 3-4 फैक्टर लिखा हुआ है। 3-4 फैक्टर लिखा हुआ है कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेटल्स, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, स्ट्रेंथ इन द मेटल। इस सब पर हम 1 by 1 हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एक हम डेफिनेशन बताते हैं। डेफिनेशन क्या है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक टर्म होता है जिसमें डेफिनेशन भी करना होता है आपको। तो एक डेफिनेशन का मतलब है इट इज ए प्रोसेस इन विच मेटल्स कम इन कंबाइंड स्टेट। इट इज ए प्रोसेस इन विच मेटल्स कम इन कंबाइंड स्टेट एंड डिस्ट्रक्टेड। डिस्ट्रक्टेड का यूज इसलिए हमने किया है कि डिस्ट्रक्टेड से क्या होता है कि जब भी रस्टिंग होती है किसी मेटल में, कॉरोजन किसी मेटल में होता है तो उसका इकोनॉमिक वैल्यू घटता है। तो बट नेचुरल है कि जब इकोनॉमिक वैल्यू घटेगा तो उसकी मार्केट में उतनी कीमत रह न जाएगी और वह धीरे धीरे बेकार हो जाता है। ऐसे तो कहा जाता है आयरन ईटर आयरन, लोहा लोहे को खा जाता है, एकदम यूनिवर्सल है। क्योंकि जब कॉरोजन होगा तो धीरे धीरे वह क्या होगा, डिस्ट्रक्टेड होगा और एक दिन लोहे जैसे मेटल जो है, आयरन जैसे मेटल है, वह समाप्त हो जाता है। तो पहले आप नोट कर लीजिए, डिफिनेशन हमने कहा है इट इज ए प्रोसेस इन व्हिच मेटल्स कम इन कंबाइंड स्टेट एंड डिस्ट्रक्टेड। ये डिफिनेशन है। डिफिनेशन के बाद आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन, ये फुल मार्क्स 3 ही मार्क्स का क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो डिफिनेशन के जस्ट बाद आप लिखेंगे फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द कॉरोजन। हम इस पर पहले बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पर। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसके हिसाब से इसकी कॉरोजन होगी। रिएक्टिविटी किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, उसके हिसाब से हम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के हिसाब से हम कॉरोजन देखते हैं। हम जब लिखेंगे केमिकल इक्वेशन में तो आपको ये प्रूफ हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेटल, अगर इम्प्योरिटीज है, जैसे बात करो गोल्ड का, जैसे बात करो सिल्वर का, जैसे बात करो प्लेटिनम का, दे आर द नोबल मेटल। लेकिन जब हम इसको लाते हैं, अगर ये ओरिजिनल फॉर्म में है या प्योर है, तो आप देखते होंगे कि बरसों कॉइन्स जमीन के नीचे दबे रह जाते हैं, लेकिन उसमें कोई रस्टिंग नहीं होती। लेकिन जब ऑर्नामेंट्स बनता है, उसका ऑर्नामेंट्स इम्प्योरिटी के साथ बनता है। जब इम्प्योरिटी के साथ ऑर्नामेंट्स बनता है तो देखते हैं ऑर्नामेंट्स धीरे धीरे उसके शाइनिंग खत्म होते हैं, धीरे धीरे उनका कॉरोजन जैसा प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन ना गोल्ड क्वाइंस में ऐसा होता है, ना सिल्वर क्वाइंस में होता है। बरसों जमीन के नीचे भी दबे रहने पर यह जैसे थे वैसे रह जाते, क्योंकि दैट वाज द प्योर। अब प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज की बात कर लिए, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्टूडेंट, जब प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसलिए हमने कह रखा है कि यह रिडॉक्स प्रोसेस है, तो जब इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंस होगा तो आयन तेजी से बनेंगे, जिसके कारण रस्टिंग की भी जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी। सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे मेन फैक्टर यह कॉरोजन का ये माना जाता है प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एक्चुअली कॉरोजन 2 तरह से होते हैं, ड्राई और वेट होते हैं। जो ड्राई होते हैं वो एयर के, हमारे एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स हैं उसके से मिलकर वो कॉरोजन कर लेते हैं।
लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर इसका ही कोरिजन देखा जाता है। जो जनरल आप देखते हैं, देख पाते हैं, वो प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर के कारण होता है। तो सबसे हम अगर फैक्टर की बात करेंगे तो प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर सबसे बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि इसके कारण कोरिजन ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल होता है। स्ट्रेंथ इन द मेटल, स्ट्रेंथ इन द मेटल लाइव एग्जांपल आप देखते हो। जब कोई मेटालिक आप लाते हो, मटेरियल खरीद के बाजार से कोई सामान खरीद के लाते हो तो एकदम शाइन करता रहता है, लेकिन किसी दिन उसका डेंटिंग हो गया, स्क्रैच आ गया, उसमें कट हो गया, बेंड हो गया, तो उस पर वो क्या होता है, रस्टिंग होने लगती है। तो रेस्ट्रेंस इन द मेटल दो तीन तरीके से देख सकते हैं। कट हो जाने के कारण, बेंट हो जाने के कारण, डेंट हो जाने के कारण, डेंट हो जाने के कारण यह रस्टिंग होती है। तो हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स इट इज अ रिडॉक्स प्रोसेस। कहीं ना कहीं या रिडॉक्स प्रोसेस में हम देख सकते हैं इसको। तो स्टूडेंट आप बात करते हैं, तो आपने फैक्टर देख लिया, अब बात करते हैं हम लोग मैकेनिज्म का। मैकेनिज्म में देखिए हमने एक डायग्राम दिया है यहाँ पर, मेटालिक रॉड था। मेटालिक रॉड में हमने दिखाया है कि हम आयरन का रॉड है, तो आप देख लीजिए आयरन का रॉड है, यहाँ डेंट हो गया है, एक्यूमुलेशन ऑफ मॉइस्ट एयर होगा। यहाँ पर क्या होगा, मॉइस्ट एयर और वाटर यहाँ पर एक्यूमुलेट करेंगे। जैसे ही एक्यूमुलेट करेंगे तो दो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जो अदर देन दिस पार्ट जो होगा वह क्या हो जाएगा, एक्ट एज एनोड, एक्ट एज एनोड। और इसका मतलब इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वी कैन से ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस एट एनोड, यानी निश्चित रूप से ऑफ कोर्स स्टूडेंट यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, यह गेन करा रहा है, गेन कर रहा है। अब गेन कर रहा है तो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिडक्शन विल टेक प्लेस, जहां इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वहां पर रिडक्शन होगा। अब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इसका मतलब डेंटिंग हुआ तो जहां डेंटिंग हुआ, डेंट हुआ वहां पर यह एक पार्ट एनोडिक हो गया, दूसरा पार्ट कैथोड हो गया। अब हम यहाँ इसका मैं दिखाते हैं मैकेनिज्म कैसे होता है। आपने लिखा हुआ है एनोड लिया हुआ है, एट एनोड, एनोड पर आपने दिखाया है कि आयरन है, आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ Fe2+ 2E- आयन। अब यहां पर ऑक्सीजन है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन दो ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, या चार इलेक्ट्रॉन, बाद में इसको हम बैलेंस कर लेंगे। तो यह इलेक्ट्रॉन जो लॉस कर रहा है ऑक्सीजन गेन करने के लिए रेडी है यहाँ। और ये जो हमने लाया है 4H+, यहाँ एक और प्रोसेस हुआ है, H2O+ CO2 गोज टू या H2CO3, इट मीन्स 2H+ आयन और CO3 2- आयन। हमने कहा कि ऑक्साइड के कारण भी यहाँ जो ये ऑक्साइड है ये उसके कारण भी यह क्या करता है, यहाँ प्रोसेस पूरा कर पाता है। अब यहाँ हम लाते हैं एनोड, कैथोड पर लिखते हैं एट कैथोड, एट कैथोड। कैथोड का बात करते हैं तो हमने लिखा हुआ है 4H+ आयन प्लस O2 प्लस 4E- आयन गोज टू 2H2O। स्टूडेंट आपको पता है कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होता, हमने दे दिया, लेकिन अब इसको बैलेंस करना होगा। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब यह हो जाएगा 2Fe गोज टू 2Fe2 प्लस 4E- आयन। तब ये दोनों कैंसिल होगा। ओवरऑल रिएक्शन जब हम दिखाएंगे यहाँ तो आप दिखाएंगे 2Fe प्लस 4H+ आयन प्लस O2 गोज टू 2Fe2 प्लस 2H2O। इसका प्रोसेस फिर हम आगे दे रहे हैं आपको, पहले इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट मैकेनिज्म में आपने देख लिया।
अब हम मैकेनिज्म के बाद हमने दूसरा इसके बाद का पार्ट आप नोट करेंगे। इसमें Fe2+ जो है वो फॉर्म एट द एनोड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू Fe3। Fe2 ऑक्सीडाइज होकर Fe3 में बदल जाएगा। हमने इसके लिए रिएक्शन भी क्यों बदलेगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। हमने फिर इसके लिए एक रिएक्शन लिखा और हमने यहाँ दिखाया है 2Fe2O3 प्लस 8H+ आयन। इसका मतलब है कि जो H+ आयन है वह कैटलिस्ट के तरह यहाँ पर यूज हो रहा है और यह फिर से रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर देता है, स्टार्ट कर देता है। और यहाँ ये जो रस्ट को हम इस तरह से लिख पाते हैं, यानी कि जब यह 2Fe2O3 हो जाएगा तो यह H+ आयन के प्रेजेंस में जो अमाउंट ऑफ वाटर है वह इस तरह से ऐड होगा और यह फार्मूला बन जाएगा रस्ट का Fe2O3 इंटू XH2O। हमने एक और नोट लिख दिया है। यहाँ आयरन के केस में, दूसरे मेटल में अलग है, यहाँ आयरन के केस में जो रस्ट फॉर्म करता है वह स्टिक नहीं करता है, चिपकता नहीं है, यानी कि कुछ देर के बाद वह पपड़ी बनकर पिलफ हो जाता है और हट जाता है। फिर फ्रेश सरफेस आयरन को मिल जाता है, जिसके कारण हम फिर आयरन दोबारा रस्टिंग में जाता है। और ऐसे बार बार ऐसा होने पर हमने एक बार पहले भी बताया है कि आयरन ईटर आयरन और लोहा बिल्कुल समाप्त हो जाता है, आयरन बिल्कुल समाप्त हो जाता है। हमने एक चीज इन द पॉइंट ऑफ नॉलेज के लिए हमने लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन O2 इज रिड्यूस्ड इनटू वाटर एट द प्लेस व्हिच एक्ट एज कैथोड। तो हम तो वहां बता भी दिए थे कि वहां पर जहां वो ऐसा किया हुआ है ये पार्ट इसका कैथोड हो गया, और जहां पर यह आयरन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है वह पार्ट एनोड होता है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम कि हम इसका प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। हम प्रोटेक्शन का बात करेंगे तो हम 3 पॉइंट लाएंगे जो हम ज्यादातर यूज करते हैं। उसमें 3 पॉइंट से पहला पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं वो है बैरियर प्रोसेस। बैरियर प्रोसेस, बैरियर प्रोसेस का मतलब है कि जो हमने कहा कि आयरन में क्या हो रहा है, एक सरफेस पर यह एक लेयर बन जा रहा है Fe2O3 इंटू XH2O का, फिर वो लेयर हट जाता है। ऐसा बार बार क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर और मॉइस्चर। तो अब हम उसको रोकना चाहते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, मेटल के सरफेस को आप देखते होंगे कि जब नया ग्रिल लगाते हैं, विंडो का कोई भी ग्रिल लगाते हैं तो उस पर आप प्राइमर करते हैं फिर पेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो एक बीच में नॉन ऑक्सीडेंट लेयर बन जाता है, जिससे उसका एयर मॉइस्चर से कांटेक्ट खत्म हो जाता है और हम उसका प्रोटेक्शन ज्यादा दिनों तक कर पाते हैं। बहुत सारी कंपनियां, बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स और इस तरह की जो भी कंपनियां स्पेयर पार्ट्स बनाती है, अगर स्पेयर पार्ट्स को अगर वो ग्रीसिंग वायलिंग करके नहीं देता है तो कब बिकेगा बाजार में, उसकी कब सेल हो जाएगी या कोई नहीं जानता है, तो तब तक वो खराब हो चुका रहेगा। बॉल बेयरिंग का कोई भी अगर बिजनेस करता है तो वह तो साल भर के अंदर सब समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए वो क्या करता है कि यह उसको ग्रीसिंग और वायलिंग करके अब पैक्ड कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जब उसकी बिक्री होगी, इसलिए आपको कहा जाता है, जब खरीदने जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि उसको खोलिए मत, लेना है तो आप खोलिए, क्योंकि वह ग्रीसिंग और वायलिंग करके पैक कर देता है, जिससे वह एक नॉन ऑक्सीडेंट लेयर बन जाता है मेटल के बीच और एटमॉस्फेयर के बीच, जिसके कारण वह बचा रह जाता है। एक प्रोसेस ये है। दूसरा प्रोसेस है सैक्रिफिशियल। सैक्रिफिशियल क्या है कि एक्चुअली क्या है, सैक्रिफिशियल हम ज्यादा नहीं कर पाते, लेकिन इन दिनों इसका ही ज्यादा जरूरत पड़ रहा है। इसमें क्या होता है कि जैसे आयरन को प्रोटेक्ट करना है, आयरन को प्रोटेक्ट करना है तो हम एक जिंक का लेयर इस पर डालते हैं। आयरन को प्रोटेक्ट करना है तो एक जिंक का लेयर हम इसमें डालते हैं। तो जिंक क्या करता है कि जिंक चूंकि आयरन से वह ज्यादा रिएक्टिव है, उसके ऊपर एक लेयर बना देता है।
आयरन बीच में अंदर रह जाता है और इसका प्रोटेक्ट होता है। इसको हम गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, बहुत बार पढ़े हैं, इसलिए हम इसका बहुत ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं समझते हैं। अगर ऐसा डॉक्टर अगर जरूरत पड़े तो आप नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। ये सैक्रिफिशियल मेथड है। सैक्रिफिशियल का एक और एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोड के फॉर्म में। तो हम इसको लिखते हैं इलेक्ट्रिकल एंड कैथोडिक, इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोसेस। तो इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोसेस में क्या होता है कि जिसको हमको बनाना होता है, आपको प्रिजर्व करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है, हम उसको उसके हिसाब से हम उसका यूज करते हैं अलग अलग मेटल के लिए। तो हमने क्या किया, मान लीजिए कि आप जितने पेट्रोल पंप देख रहे हैं उसके अंदर जो पेट्रोल का स्टोरिंग होता है वो किससे होता है, वो बने मेटल के टैंक बने होते हैं और जमीन के नीचे रखे जाते हैं उसको। तो इस मेथड से उनका प्रोटेक्शन करते हैं। चूंकि मेटल है, आयरन का बना हुआ है, तो आयरन तो बिल्कुल खराब हो जाएगा अंदर में जाके। तो उसमें क्या करते हैं, आयरन को जो हम यूज करते हैं और मैग्नीशियम के साथ उसको इस प्रोसेस से हम ऐड करके और हम उसको प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और भी बहुत सारे प्रोटेक्शन के तरीके हैं, हम लोग को जितना पढ़ना था उसके हिसाब से हमने पढ़ा दिया है। लेकिन ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 3 मार्क्स का फुल क्वेश्चन है, जिसको आप सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखेंगे, डिफिनेशन के बाद मैकेनिज्म बनाएंगे, मैकेनिज्म के बाद हमने फैक्टर्स भी पढ़ा है, फैक्टर लिखेंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे कि हम प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं इसको। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो जो है यह इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक का वीडियो था। हम एक तरह से चैप्टर खत्म कर दिए हैं। आपके एग्जाम भी इसी महीने में मंथ में होने वाले हैं, फर्स्ट यूनिट टेस्ट। सो अब हम इसमें जो भी न्यूमेरिकल हम एनसीईआरटी का पहले जितना बताए हैं, अब टेक्स्ट और इन टेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। आप घर पर बनाओ। हमने पहले भी कहा था कि आपको कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी थ्रू द कॉल, थ्रू द व्हाट्सएप।